नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। तबादलों पर पॉलिसी भारी। जी हाँ, राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापकों को तबादले के लिए अभी और लंबा इंतजार करना होगा। एक तरह से तबादला पॉलिसी और प्रतिबंधित जिलों में तबादले की चाहत रखने वाले टीचर्स को सरकार और इंतजार करवाएगी। सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि मौजूदा समय में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों बिना तबादला पॉलिसी यानी तबादला नीति के नहीं किए जाएंगे। अब शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार तबादला पॉलिसी में सरकार ने कमियां गिनाई है। अन्य राज्यों में तबादला पॉलिसी स्टडी करवाई गई है। नई पॉलिसी का खाका तैयार करने के लिए कहा गया है। राजस्थान की सरकार ने लंबे समय से तबादला पॉलिसी और तबादलों का इंतजार का समय और बढ़ा दिया है, यानी फिलहाल तबादलों के लिए इंतजार और करना होगा। शिक्षा विभाग में कार्यरत लाखों शिक्षकों को तबादला नीति का इंतजार करना होगा। हालांकि पॉलिसी तैयार है, लेकिन सरकार को पॉलिसी में अभी भी कमियां दिख रही है। तो इधर बीजेपी भी इन तबादला पॉलिसी के मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो गई है। अभी मेरे साथ डॉक्टर बीडी कल्ला, जो कि शिक्षा मंत्री, वो जुड़े हुए हैं। बीडी कल्ला साहब, आपका न्यूज 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल ये है सामने, शिक्षक तबादलों पर पॉलिसी भारी। खासतौर से तृतीय श्रेणी का जो कैडर है, लगभग 2,76,000 तृतीय श्रेणी के शिक्षक हैं, उनको तबादलों को और इंतजार करना पड़ेगा। क्या शिक्षकों की तबादला पॉलिसी पर आने तक अब लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब सेशन भी शुरू हो चुका है और राज्यसभा जैसे चुनाव है वो भी निकल गए हैं, यानी सरकार को कहीं राजनीतिक संकट नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस बात को टाला गया है। हकीकत में जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं, उनका जिला स्तर पर ही एक तरीके से नियुक्ति होती है। सबको पता है कि जिनकी बहुत अच्छी डिवीजन होती है, 80-85% मार्क्स जिनके आते हैं, जिनको जयपुर, अलवर अथवा इच्छित जिला मिलता है, और जिनका 50% या ये समझिए कि इससे भी कम परसेंटेज जिनकी आती है, उनको इच्छित जिला नहीं मिलता है। दूरस्थ इलाकों में या तो आदिवासी अथवा रेगिस्तानी जिलों में उनका एक तरीके से नियुक्ति होती है। जब वो वहां जाते हैं तो उनको पता है कि हमको इस जिले में ही रहना है, किंतु वहां रहने के बाद वो चाहते हैं कि हम जयपुर में, अलवर में, झुंझुनू में, सीकर में, इन स्थानों पर आ जाएं। तो इसलिए पूर्ववर्ती सरकार ने भी 4 वर्ष तक कोई ट्रांसफर नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने चुनाव से जस्ट पहले कुछ लोगों के ट्रांसफर जून में, नवंबर में चुनाव हुए, उससे पहले उन्होंने जून में कुछ स्थानांतरण किए थे। हम लोगों ने स्थानांतरण नीति बना करके उसका मसौदा तैयार करके CAD को भिजवा दिया था, किंतु उन्होंने ये कहकर कि अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है उसका पूरा परीक्षण करके समग्र रूप से पॉलिसी बना करके भेजें, तो उस पर विभाग कार्रवाई कर रहा है। किंतु मेरा आपसे ये कहना है कि खास तौर से जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं, वो प्राय उनकी सीनियरिटी जिले वाइज ही रहती है, और जिले से जैसे ही कोई बाहर जाता है, मान लीजिए 10 साल, 15 साल, 17 साल से वो वहां है, तो वो नए जिले में जाएगा तो जूनियर मोस्ट हो जाएगा, ये सबको मालूम है जी। और इसी कारण से तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। अब जब पॉलिसी बन जाएगी, जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए कोई व्यक्ति विकलांग है, एकल महिला है, अथवा कोई बहुत सीवियर कोई डिजीज का पेशेंट है, असाध्य रोग से ग्रसित है, अथवा कई केसेस में जैसे सचिवालय में लोग बैठे हैं, वो तो उम्र भर ही देंगे, उनकी पत्नी जो है बाहर है, पति पत्नी का इस तरह का कोई केस है, तो इन सब परिस्थितियों को लेकर के पॉलिसी बनाई गई थी, किंतु उसमें और एडिशनल ऑल्ट्रेशन जो अन्य राज्यों में उसको देखते हुए
प्रूफ सिस्टम की पॉलिसी लाने का सरकार का विचार है, ताकि उससे किसी को दिक्कत नहीं हो और उस पॉलिसी के अनुसार जिनकी समस्या हल कर सकते हो हल करने का प्रयास करने की सरकार की चेष्टा रहेगी। ठीक है, आपकी सरकार को लगभग 3.5 साल हो गए, आपके पास ये विभाग अभी आया, उससे पहले जो पीसीसी चीफ है गोविंद सिंह डोटासरा उनके पास था। 85,000 एप्लीकेशनों का आवेदन किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं लगता सरकार को कि एक तरह से मधुमक्खियों का छत्ता है तृतीय श्रेणी अध्यापकों की तबादला करना, इसलिए इसमें हाथ कौन डाले? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि जिस समय लोगों को ये पता लगेगा कि मेरी 15 साल की सीनियरिटी दूसरे जिले में जाने से मैं जूनियर मोस्ट हो जाऊंगा, और नहीं तो जैसे ही उसका प्रमोशन होगा वो वरिष्ठ अध्यापक बन जाएगा, तो वो फिर डिवीजन वाइज ट्रांसफर हो सकता है। और वरिष्ठ अध्यापक बनने के बाद जब वो व्याख्याता बन जाता है तो पूरे राजस्थान में कहीं भी स्थानांतरित हो सकता है। तो जो बहुत जेन्युइन केस होंगे वही अप्लाई करके और ये अपने इच्छित स्थान पर जाना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एकल महिला है अथवा कोई विकलांग व्यक्ति है जिसकी दोनों टांगें कटी हुई है बेचारी, अथवा कोई ब्लाइंड है, ऐसे लोगों को पॉलिसी में रिलीफ देने की चेष्टा रहेगी। पूरी पॉलिसी क्या बनती है तो कैबिनेट डिसाइड करेगी, और अन्य राज्यों में क्या प्रावधान है उन प्रावधानों को देखते हुए हम अच्छे से अच्छी पॉलिसी लाने की चेष्टा करेंगे। वैसे विभाग की गाइडलाइन बनी हुई है, वो बहुत पूर्व में चल रही है कि हम कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं उनको स्काउट गाइड एनसीसी इनके ऑफिसर्स को संभवतः यथास्थान पर रखते हैं। इसके अलावा पति पत्नी को भी कोशिश करते हैं कि एक स्थान पर रखें। गाइडलाइन है ये, और इस गाइडलाइन के अनुसार हम ट्रांसफर जो है करने की चेष्टा करते हैं। अभी भी आपने देखा होगा प्रिंसिपल्स की लिस्ट निकली तो पूरी पारदर्शिता के आधार पर निकाली गई, और मतलब ये समझिए कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स है उन्हीं के अंतर्गत हमने स्थानांतरण किए हैं। थर्ड ग्रेड की भी जब पॉलिसी बन जाएगी तो हम लोग पॉलिसी के अनुसार उन कामों को करना चाहेंगे। लगभग 2 दशक से लगातार ये देखता आ रहा है, चला आ रहा है कि 2003 से 2008, 2008 से 2013, 13 से 18 और 18 से 22 अब तक पूरी तरह से ये दिखने में आ रहा है कि जो तृतीय श्रेणी अध्यापकों की जो तबादले का जो मामला आता है वो हमेशा अटकाव में रहता है। तो अब तक दोनों सरकारें आई, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे आपकी सरकार रही हो, दोनों सरकारों में अभी तक ये मतलब ठोस नीति बनाने में बहुत सारी कमियां नजर आती है। जब बीजेपी की सरकार होती है वो अगर कोई पॉलिसी बनाती है तो उसको कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करती, जब कांग्रेस बना देती है तो बीजेपी एक्सेप्ट नहीं करती। आखिर इसका ठोस मसीदा क्या विधायकों के रास्ते निकल के जाता है कि विधायक की अनुशंसा होगी तब तबादले होंगे? मैं डिजाइन पता की बात कर रहा हूँ। ऐसा है, विधायक और जनप्रतिनिधि बहुत कम मामलों में अपनी अभिशंसा देते हैं, और वो जेन्युइन, जैसे किसी व्यक्ति कोई विकलांग है कि भाई इसको आप देख लेना, कोई व्यक्ति पति पत्नी का केस है, एनसीसी का केस है, प्रार्थी स्वयं भी अप्लाई करते हैं। जैसे पारस्परिक स्थानांतरण कोई भी अप्लाई करता है तो हम वेरीफाई करके कर देते हैं। इसी प्रकार जैसे कोई एकल महिला है, विधवा महिला है, परित्यक्ता है, अथवा ये जिनके परिवार में किडनी ट्रांसप्लांट होया हुआ है, असाध्य रोग से कोई ग्रसित है, कैंसर पेशेंट है, उनको विभागीय गाइडलाइन के अंतर्गत बिना जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा के भी हम लोग उनको रिलीफ देने की चेष्टा करते हैं। ये तो क्या विरोधी पक्ष जो है उड़ाता रहता है कि उनकी अनुशंसा मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं वो। हमने किसी शिक्षक को इस तरह की बात नहीं कि हम लोग तो बराबर ये कहते हैं कि भाई जो जेन्युइन केसेस हैं और उनके लिए जनप्रतिनिधि भी कहते हैं कि भाई विकलांग है सब आप देख लेना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है जी। नहीं, लेकिन अब सवाल दूसरा एक सामने आता है कि तबादलों की आवश्यकता क्यों? तबादले वो समझे जाते हैं कि अगर कोई पनिशमेंट है या किसी की शिकायत है तब तबादले किए जाए, लेकिन अगर किसी की कोई शिकायत नहीं है, रिजल्ट भी अच्छा दिया है, लेकिन उसका जनप्रतिनिधि उसके खिलाफ है तो उसका तबादला कर दिया जाता है। अभी आपने कुछ समय पहले जो तबादले किए हैं उनमें भी ये देखने में आया है कि वहां के विद्यार्थी और वहां के स्थानीय लोग लामबंद हो गए
कि नहीं ये हेडमास्टर हमारे रुकना चाहिए या ये टीचर रुकना चाहिए। तो जो नेताओं का जो डिजायर सिस्टम है इस पे लगाम क्यों नहीं लगाई जाती? क्योंकि हर बार चेंज होगा, हर 5 साल में सरकार चेंज होने का राजस्थान में सिलसिला है, तो हर बार जो कर्मचारी क्यों भुगते? जो अच्छा कर्मचारी है, नॉन पॉलिटिकल जो वर्कर है आपके कर्मचारियों में, उनको क्यों भुगतना पड़े ऐसा? तो फुल प्रूफ ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं डेवलप हो पाया आजाद भारत में भी अभी तक? देखिए, स्थानांतरण जो होते हैं वो प्रशासनिक आधार पर भी होते हैं, और कई स्थानांतरण स्वयं अध्यापकों के जो एक तरह से रिजल्ट होते हैं उनके आधार पे भी होते हैं। एक अध्यापक का रिजल्ट मान लीजिए बहुत अच्छा नहीं है, और रिजल्ट के कारण उनकी प्रशासनिक शिकायतें भी आती है। वो मान लीजिए स्कूल में कितना उपस्थित रहा नहीं रहा। हमारी जो आजकल हर स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी बनी हुई है, स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी, उनकी भी शिकायतें आती रहती है कई बार कि प्रिंसिपल जो है वो समय पर नहीं आते, बिना छुट्टी चले जाते हैं। तो इन प्रशासनिक आधारों के ऊपर भी कई लोग ट्रांसफर किए जाते हैं। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, कहीं मान लो एक विकलांग व्यक्ति जैसलमेर में है और वो जयपुर आना चाहता है, तो जयपुर के किसी प्रिंसिपल को वहां भेजना पड़ेगा। तो ऐसे अनेक बातें हैं जिसके कारण से स्थानांतरण होते हैं, और स्थानांतरण जो है 10% जो है ऑप्टिमम माने जाते हैं। हमने अभी तक जो काम किए हैं वो इसी सीमा में किए हैं, और पूरी कोशिश रहेगी कि विभाग के नॉर्म्स और गाइडलाइन के अनुसार काम। जी, बीजेपी लगातार आप पे हमलावर इस बात को लेकर हो रही थी, केवल और केवल राजनीति कर रही है कांग्रेस सरकार, तबादलों के नाम पर कर्मचारियों को कुछ भी हाथ नहीं लगने वाला। कांग्रेस की ओर से जवाब भी दिया जाता है। बीजेपी कमोबेश छोटे बड़े तमाम नेता है टीचर्स तबादला को लेकर काफी चिंतित है, और आप पे आरोप लगाते हैं कि आप करना ही नहीं चाहते थे। जो बैन खोला गया था वो भी केवल इसलिए खोला गया था कि राज्यसभा के चुनाव थे, अपने विधायकों को संतुष्ट करना था, इसलिए उन्होंने बैन खोला और कुछ एक तबादले किए और उसके बाद वापस बैन, एक तरह से घोषित बैन लगा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी तो विरोध के लिए विरोध करती है। उन्होंने खुद राजनीतिक आधार पर हजारों कांग्रेसी परिवारों के, और बल्कि डिस्टेंस रिलेशन में जो लोग थे उनको मतलब क्या है कि जिला बदल कर दिया। हम लोगों ने कम से कम आप देखिए कि आज 3.5 पौने 4 साल हो गए हमारी सरकार को बने हुए, हमने 3rd ग्रेड के किसी भी व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं किया, क्योंकि हम पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं और पॉलिसी बनाकर ही ट्रांसफर करना चाहते हैं। और जो ट्रांसफर किए गए हैं उनमें भी ज्यादातर रिक्त पदों पे ट्रांसफर किए गए हैं, और या कोई म्यूचुअली आपस में था उसको प्रेफरेंस दी गई है। रेयर केसेस में किसी को हटाकर किसी को भेजा गया है, हटाकर भेजा है तो उसको टीए दे दिया है, और जो स्वेच्छा से गया है उसको टीए नहीं दिया है। कुल मिलाकर हम बहुत ही सावधानी से इस काम को अंजाम दे रहे हैं, और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि पारदर्शिता पूर्ण तरीके से हमारे शिक्षक एक सवाल उनको हम अपने कार्यों से रिलीफ दें, न कि उनको कोई कष्ट दें। ठीक है, एक सवाल ये भी उठता है कि जब कर्मचारी की नियुक्ति होती है उस दौरान ये कर्मचारी को जिले की वरीयता दी जाती है, और ये वरीयता इसलिए दी जाती है कि उसके नंबरों के आधार पर जब वो सिलेक्शन होकर आता है तो वरीयता मिलती है कि आपकी कौन कौन सी 7, 8 या 10 प्रायोरिटी है, उनमें आप अपनी प्रायोरिटी भर दें, जहां पद खाली होगा दे दिया जाएगा। तो फिर ये तबादलों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि पूरी जो बात निकल के आती है वो तमाम राजनीति की ओर इशारा कर देती है कि राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का कार्यकर्ता होगा या होगा। जब जिला उसको अलॉट कर दिया गया तो फिर जिले के अंदर वो सर्विस क्यों नहीं करना चाहता कर्मचारी? मैंने आपको बताया ना कि जो जयपुर का व्यक्ति जैसलमेर बाड़मेर में सेलेक्ट हो जाता है तो फिर ये कोशिश करता है कि मैं वापस जयपुर, अलवर, सीकर, सेंट्रल राजस्थान में क्यों नहीं आऊं, जबकि उसकी परसेंटेज सिलेक्शन की वक्त बहुत कम होती है। तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि
आप कहते हो स्थानांतरण क्यों किए जाते हैं, उसका कारण ये है कि आज जो 8वीं की स्कूल थी वो 12वीं बन गई, तो वहां पर आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए टीचर भेजने पड़ेंगे। इसी प्रकार कुछ स्कूलें प्राइमरी से मिडिल हो गई, तो मिडिल में आपको मास्टर भेजने पड़ेंगे, स्थानांतरण करने पड़ेंगे। ऐसे ही प्राइमरी से मिडिल बन गई तो वहां पर भी पोस्टें क्रिएट होंगी, पोस्ट क्रिएट होगी तो आपको वहां आदमी भेजने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है प्रशासनिक कारण। फिर बीमारी, तीसरा कारण हो जाता है पति पत्नी का केस, एकल महिला, कैंसर पीड़ित लोग, विकलांग लोग। इन सब चीजों के कारण स्थानांतरण संभव होते हैं। कई लोग म्यूचुअल ट्रांसफर करवाते हैं कि मैं तो एक्स जगह चला जाऊं और एक्स जगह है वो वाई की जगह चला जाए, तो ऐसी स्थिति में ट्रांसफर किए जाते हैं। बल्कि मैं तो मूल रूप से स्थानांतरण करने के बहुत खिलाफ हूँ, लेकिन कई ऐसे जेन्युइन केस आते हैं जिनके दोनों पैर नहीं है, आंखों से ब्लाइंड है और सुदूरपूर गांव में वे पदस्थापित हैं, उनको देखकर ये लगता है कि भाई इनको रिलीफ देनी चाहिए। कई कैंसर पेशेंट है, कई में तो डॉक्टर लिख देते हैं कि भाई ये 2 या 3 वर्ष से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसे मामलों में विचार करना पड़ता है। पूरे राजस्थान में ऐसे अनेक, एक दिन आप कभी मेरे पास सवेरे खड़े हो जाओ, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे जेन्युइन केस आते हैं जिनको रिलीफ की आवश्यकता है। ठीक है, अब एक सवाल उठता है, बड़ा सवाल उठता है, जो टीएसपी एरिया के जिले हैं जिसमें जो 5 जिले जो महत्वपूर्ण है उनमें लगभग 2400 ऐसे टीचर, 1000 लगभग ऐसे टीचर हैं, उनके तबादले नहीं हुए। 2014 में पॉलिसी सरकार ने बनाई, बाकी डिपार्टमेंटों के सब चले गए, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के लगभग 1000 शिक्षक हैं जो टीएसपी एरिया में रह गए। तो उनका समायोजन करके उनके ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर क्या रहने वाला? देखिए, ट्राइबल बेल्ट के लिए अभी रीट की परीक्षा में जो लोग उत्तीर्ण हो गए आएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आदिवासी इलाकों में और रेगिस्तानी इलाकों में या शिक्षकों की जहाँ सर्वाधिक कमी है, सबसे पहले उनको वहाँ हमारी तरफ से भेजेंगे, ताकि वहाँ पर रिमोट गाँव में पढ़ाने के लिए अध्यापक अध्यापिकाएं उपलब्ध हो। और इसके बाद जो टीचर्स बचेंगे उनको मेरिट के अनुसार अपने अपने वांछित जिले दिए जाएंगे। इससे शिक्षकों की काफी कमी दूर होगी। 46,000 रीट के जो सेकेंड लेवल की परीक्षा है उसको उत्तीर्ण करके आएंगे और उनका प्रतिस्थापन दूरस्थ इलाकों में, और जो इलाके रेगिस्तानी और आदिवासी नहीं भी हैं और उनके यहाँ टीचर्स की कमी है, तो वहां पर भी हम 46,000 टीचर बहुत होते हैं। 10,000 अंग्रेजी मीडियम के स्कूल के टीचरों की भर्ती होगी। इसी प्रकार लगभग 6600 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हो रही है और व्याख्याताओं को और वरिष्ठ अध्यापकों को भी पदोन्नत किया जा रहा है। तो इससे लगता है कि हम करीब करीब 1 लाख व्यक्तियों को इसी वित्तीय वर्ष में या तो नई नियुक्तियां दे देंगे अथवा उनका प्रमोशन कर देंगे, ताकि वे जहां जहां अध्यापकों की कमी है उन कमी को दूर करने के लिए ये नई भर्ती हमारी काम आ जाएगी और हर स्कूल में अध्यापक पढ़ाने वाला होगा। एक महात्मा गांधी स्कूलों से लेकर सवाल है कि महात्मा गांधी स्कूलों का अब मॉडल क्या रहेगा? पहले बड़ी स्कूलों को आपने किया, अब आप 239 1 से 5वीं क्लास तक के लेके आ रहे हैं। अब महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों का क्या भविष्य रहने वाला है? भविष्य बहुत अच्छा है। कुछ जगह लोग ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ आप सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल में पहले अंग्रेजी शुरू मत करो, आप पहली क्लास से शुरू करो। तो प्राथमिक शालाओं में जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पहली क्लास से शुरू की, प्राइमरी से शुरू की, तो बच्चा जो है 5वीं से 6वीं में आएगा तो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लेगा। फिर अगले साल वो 7वीं में आएगा, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ लेगा। और जो पुराने लोग हैं, जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोग हैं, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, वो सने कर दे अपना पूरा 12वीं तक का इम्तिहान दे लेंगे। वहां वो हिंदी मीडियम में पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्राइमरी स्कूल में पढ़ने से वहां के विद्यार्थी निश्चित रूप से 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अंग्रेजी पढ़ते हुए निकल जाएंगे और पुराने लोग जो हैं वो खुद ही एक तरीके से हिंदी में परीक्षा देकर आगे चले जाएंगे। तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
आपसे अंत में 2 सवाल और पूछूंगा मैं। एक सवाल ये है कि डीपीसी काफी समय से रुकी हुई है, 2 साल से डीपीसी नहीं हुई शिक्षा विभाग में, डीपीसी कब तक करवाने का इरादा रखते हैं आप? डीपीसी कई प्रकार की श्रेणियों के अध्यापकों की तो हो चुकी है, और जो नहीं हुई है वो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के टच में है। वो जब भी समय देंगे हमारी रची हुई डीपीसी में हम करवाएं। एक पूरे तबादलों की जो बैन लगता है, तबादलों से बैन खुलता है, तब उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जब तबादलाओं पे बैन खुलता है तब ये कहा जाता है, सरकार किसी की भी हो, कि तबादला उद्योग शुरू हो गया है। तो क्या ये उद्योग की श्रेणी में है? कोई उद्योग की श्रेणी में नहीं है। वो देखिए, जो विरोध करने वाले विरोध के लिए विरोध करते हैं। मैं तो आज से 41 वर्ष पहले प्रदेश का डिप्टी मिनिस्टर एजुकेशन बना। संस्कृत एजुकेशन का मेरे पास इंडिपेंडेंट चार्ज था, और उसके बाद एक ही साल में मेरा प्रमोशन हो गया और मैं मिनिस्टर फॉर हायर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन बना, और राज्य मंत्री प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का रहा। मुझे कहते हुए और बताते हुए हर्ष होता है कि हमने कभी भी तबादलों में या अन्य किसी कार्यों में मैं तो प्रभु को साक्षी रख के कह सकता हूं कि हमने कभी कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं रखा, और पारदर्शिता के साथ दीनदार ईमानदार रहकर और लोगों की सेवा की है। किसी को ये कहना चाहिए सम्मान पूर्वक सुना है, जिसकी मदद हो सकती है कर दी है, और किसी को कोई झूठा झांसा भी नहीं दिया। लेकर हम लोग काम करते हैं, और आम आदमी भी कोई आया है, मैंने देखा है कि ट्रांसफर करना चाहिए, तो मैंने उस काम को किया। कई बार हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधि शिकायत भी करते थे, भाई हमारे बिना उसके कर दिया। लेकिन जब वो समझ जाते हैं कि कैंसर पीड़ित का ट्रांसफर हुआ है, इसके लिए किसी अभिशंसा की जरूरत नहीं है, तो कोई कुछ एमएलए भी हमारे को कुछ नहीं कहते कि भाई ठीक है आपने अच्छा किया, इसकी अभिशंसा को आपने ठीक किया है। चलिए, अब एक सवाल और अंतिम सवाल बचा है जो कि तृतीय श्रेणी से जुड़ा हुआ है कि लगभग 3.25 लाख का कैडर है, 85,000 ने ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दी थी। अब उनको कितना इंतजार और करना पड़ेगा? कब तक जो चाहने वाले लोग हैं, आपने विशेष कैटेगरी बनाई, उन विशेष कैटेगरी के लोगों की तबादले आप कर रहे हैं और आगे भी करेंगे जो भी जरूरतमंद है, लेकिन जो इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कब तक उनको इंतजार और करना पड़ेगा? क्योंकि अभी सत्र भी चल गया, दूसरा महीना चालू हो गया उसका। कैबिनेट उसको अप्रूवल देगी, उसके बाद लोगों की एप्लीकेशन मांग करके उनको पॉलिसी के अनुसार न्याय दे दिया जाएगा, चाहे उस दौरान सेशन ही चलता क्यों ना हो। अब तो अभी मेरे ख्याल में सेशन के 20 तक संभवतः आए न आए, कितना समय लगे। अन्य राज्यों से आते आते ही मुझे लगता है महीना 2 महीना लग जाएगा। मिड सेशन में तो क्या होगा, अब तो नए सेशन में ही मेरे ख्याल में होना चाहिए। बाकी देखते हैं कि पॉलिसी बनने के बाद समय नहीं लगेगा, ये मैं